अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। जितने बच्चे भी मुझे सुन रहे हैं और रिकॉर्डिंग में भी देखेंगे, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। काइंडली अपने आप को अलाइंड कर लें, हमारा लेक्चर स्टार्ट है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपने कल वाले लेक्चर को 5 मिनट में रिवाइज करेंगे पहले, और फिर आज वाला लेक्चर जो है वो कल वाले लेक्चर से कनेक्टेड है, तो इसलिए पहले मेरी वैसे भी आदत है कि डेली बेसिस पे मैं प्रीवियसली रिकैप ज़रूर देता हूँ कि हमने क्या पढ़ा था। तो पहले हमने जो कल पढ़ा था उसको हम एक दफ़ा समझ लेते हैं। अंबर पाकिस्तान कैम्ब्रिज, आपने हैंड रेस किया हुआ है। आपका कोई रेनेसेंस स्कूल आपने भी हैंड रेस किया है। क्या क्वेश्चन है आपका? जी अंबर, आपका माइक अनम्यूट किया गया, आप ज़रा क्वेश्चन पूछें। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। मेरी आवाज़ नहीं आ रही? काइंडली बाकी बच्चे भी कंफर्म करें मेरी आवाज़ का कोई इशू तो नहीं है। अगर मेरी आवाज़ आ रही है तो रेज़ योर हैंड्स। ठीक है जी, ओके जी, मेरी आवाज़ क्लियर है, दैट्स ग्रेट। नहीं, जब मैं कहता हूँ रेज़ योर हैंड तो तस्वीर में किया करें, इस तरह तो सबके हैंड रेज़ हो जाते हैं। अच्छा ठीक है। और बेटा आप अपने एंड पे ज़रा चेक करें, माइट भी आपके एंड पे कोई प्रॉब्लम हो, अदरवाइज सब ठीक है। रेनेसेंस स्कूल आप ज़रा बताइए, किंगवे स्कूल आप ज़रा बताइए कि क्या मेरी आवाज़ क्लियर है? यस, ओके, दैट्स ग्रेट। ठीक है जी, शुरू करते हैं जी अपना लेक्चर। ओके स्टूडेंट्स, कल हमने मैटर क्या होता है उसको देखा, और मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज ऑफ कॉमन स्टेट ऑफ मैटर, जैसे सॉलिड, लिक्विड, गैस, उसमें डेंसिटी, कंप्रेसिबिलिटी, फ्लूइडिटी। तो पहले मैं आपसे एक छोटी सी वर्कशीट कराऊंगा आज, जिसमें कल का एसएलओ टेस्ट हो जाएगा, और फिर हम आज नई बात शुरू करेंगे। हमने कल देखा था हमारे आसपास हर वो चीज़ जिसकी जगह है और जो वजन रखती है वो मैटर है। इस पुरानी डेफिनेशन को तो हमने कई साल पहले भी पढ़ा था, 6, 7, 8 में ही पढ़ा था। कल एक नई चीज़ क्या सीखी? हर वो चीज़ जो जगह घेरती है, ज़रूरी नहीं कि वो वज़न रखती है। कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो जगह तो घेरती हैं बट उनका वज़न नहीं होता। जैसे लाइट है, लाइट मैंने बोला था वो स्पेस तो लेती है बट उसका वेट नहीं होता। तो लाइट इज़ एनर्जी, नॉट अ मैटर। कल मेरे एक भाई ने मुझसे एक सवाल किया था, मैं यहाँ पर दोबारा उसका आंसर देना चाहता हूँ। कोई टीचर थे, उन्होंने क्वेश्चन किया था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था कि सर लाइट जो है ना, जैसे मेरे ऊपर ये लाइट पड़ रही है, आप बायो में भी पढ़ोगे कि कहीं से भी अगर लाइट आए तो लाइट के अंदर वो ट्रैवल करती है। लाइट के अंदर वेव नेचर भी है और पार्टिकल नेचर भी है। क्यों? क्योंकि लाइट मूव कर रही है, एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रही है। लाइट के अंदर जर्रात होते हैं जिनका नाम है फोटॉन्स। फोटॉन्स, फोटॉन्स का रेस्ट मास जीरो होता है। रेस्ट मास जीरो होने का मतलब क्या है? रेस्ट मास जीरो होने का मतलब क्या है? मेरी बात को जरा समझें। ऐसी बॉडी, ऐसी बॉडी, मुझे स्क्रीन, ऐसी बॉडी अगर वो साकत है, रुकी हुई है, और उसका मास जीरो हो जाए, उसे कहते हैं उसका रेस्ट मास जीरो है। मान लीजिए मैं खड़ा हूं और अगर मेरा मास नहीं है तो मेरा रेस्ट मास जीरो है। और ऐसी तमाम चीजें जिनका रेस्ट मास नहीं होता, हम उन्हें मटेरियल पार्टिकल्स नहीं कहते। हर वो चीज जब वो रेस्ट पे हो और उसका मास भी हो तो उसका रेस्ट मास होता है, और जिस चीज का रेस्ट मास होता है हम उस चीज को मटेरियल पार्टिकल कहते हैं। तो मटेरियल पार्टिकल कौन कौन है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एटम, मॉलिक्यूल, आयंस, अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल, क्वार्क्स। These all particles have mass at rest, जबकि फोटोन का रेस्ट मास नहीं होता, इसलिए फोटोन को हम मटेरियल पार्टिकल नहीं मानते। इसलिए लाइट का वेट नहीं होता। लाइट वॉल्यूम या स्पेस तो ऑक्युपाई करती है लेकिन लाइट का वेट नहीं होता, इसलिए लाइट जो है वो एनर्जी है। कल हमने फायर को देखा था, तो फायर के अंदर बेटा क्या मौजूद थे? एटम्स मौजूद थे, मॉलिक्यूल्स मौजूद थे, आयंस मौजूद थे। यानी फायर कंटेन मटेरियल पार्टिकल, दैट्स व्हाई फायर को हम मैटर कंसिडर करेंगे। ठीक है। उसके बाद कल मैंने आपको बताया था मैटर की दो फंडामेंटल स्टेट्स हैं,
दो तरीकों का मैटर हमने डिस्कस करेंगे। फंडामेंटल स्टेट्स जिन्हें हम सॉलिड लिक्विड गैसेस कहते हैं, जिनका पाला हमसे रोज पड़ता है। आज हम सॉरी, आज हमने एग्जॉटिक स्टेट को डिस्कस करना है, जिनको हम डेली लाइफ में इतना ज्यादा हमारे से वो इनका इंटरेक्शन नहीं होता। उसमें प्लाज्मा है, बीईसी है, लिक्विड क्रिस्टल है। आज हमने इन तीनों को पढ़ना है। कल फिर हमने सॉलिड, लिक्विड और गैस की बातों को डिस्कस किया था। अब ये मैंने कुछ प्रॉपर्टीज लिखी हैं, आपने मुझे बताना है कि ये किन के बारे में बात हो रही है। सबसे पहले मैं डेंसिटी बात करता हूं। पार्टिकल्स आर टाइटली पैक्ड, कंप्रेसिबिलिटी की बात करता हूं। पार्टिकल्स आर क्लोजली बाउंडेड एंड डू नॉट कंप्रेस इजीली। फ्लूइडिटी की बात करता हूं, फ्लो करने की सलाहियत। पार्टिकल डू नॉट फ्लो फ्रीली। ये तीनों प्रॉपर्टीज आपने सुनी, पढ़ भी ली एक दफा फुल स्क्रीन पे। अब मुझे बताइए, ये तीनों खसूसियात डेंसिटी, कंप्रेसिबिलिटी, फ्लूइडिटी किसके अंदर पाई जाती हैं? सॉलिड के अंदर, लिक्विड के अंदर या गैस के अंदर? कमेंट्स में लिख के बताएं जल्दी से। ठीक है, तो हैंड रेस किया, ठीक है। ये क्या नाम है इसका, रहमा मरियम, आप अपना माइक अनम्यूट करें और मुझे बताइए। फिर सॉलिड में। वेरी गुड, सॉलिड में। अभी माइक अपना बंद कर लें, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करता हूं। डेंसिटी चैट डिसेबल है। अच्छा ठीक है, चैट डिसेबल है, इट्स ओके। नेक्स्ट, पार्टिकल्स आर लेस टाइटली पैक्ड देन सॉलिड। सॉलिड से कम पैक होंगे। पार्टिकल हैव सम स्पेसेस, थोड़ी बहुत स्पेसेस, अलाउइंग स्लाइटली कंप्रेशन, थोड़ी बहुत कंप्रेशन हो सकती है। एंड पार्टिकल कैन मूव फ्रीली एंड फ्लो टू टेक द शेप ऑफ कंटेनर, यानी फ्री मूव करते हैं और कंटेनर की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। ये तीनों प्रॉपर्टीज शाबाश किसकी हैं? शीजा भट्टी, आप अपना माइक अनम्यूट करें और मुझे जवाब दें। लिक्विड। वेरी गुड, लिक्विड। अच्छा जी, लास्ट में डेफिनेटली गैस होगा, वो अब सबको पता है, मुझे उसमें टाइम नहीं वेस्ट करना। अच्छा, हमारी असल कामयाबी क्या होगी? हमने ये पढ़ा, सीखा, देख लिया, अब इसको अपने आसपास भी हमने क्या करना है? ऑब्जर्व करना है, इन प्रॉपर्टीज को मद्देनजर रखते हुए। बहरहाल वर्कशीट है, इसमें आप अपने आसपास कोई सी 5 मटेरियल्स जो भी आपको नजर आते हैं वो लिखें, उनकी स्टेट्स को मेंशन करें, उनकी करेक्टरिस्टिक्स को मेंशन करें। ठीक है, इसमें आप मेंशन करेंगे डेंसिटी को, इसमें आप कंप्रेसिबिलिटी को, इसमें फ्लूइडिटी को, और कुछ और नजर आता है तो आप यहां पर मेंशन करेंगे। नेक्स्ट हमारा जो आज का लेक्चर है, जो नया एसएलओ है C09 A05, हर एसएलओ का एक नंबर होता है, कोड होता है। इसमें क्या करना है? हमने आइडेंटिफाई करना है, एक्शन वर्ब पहचानना बड़ा जरूरी है। आइडेंटिफाई करना है, यानी हमें इस एसएलओ के पढ़ने के बाद हमें पहचान करनी आनी चाहिए। स्टेट यानी हालत, किसी भी मादे की जो हालत होती है इज अ डिस्टिंक्ट फॉर्म। ये डिस्टिंक्ट फॉर्म क्या होता है? डिस्टिंक्ट फॉर्म में आपको जरा बताता हूं, जरा स्क्रीन पे मुझे लेके आए। आप अक्सर मैच देखते हैं, मैच के अंदर वो शाहिद अफरीदी एक पाकिस्तान का क्रिकेट का प्लेयर है, जब भी वो आउट करता है तो एक करेक्टरिस्टिक सेलिब्रेशन करता है इस तरह से। ठीक है, आउट करने के बाद हर बॉलर की अपनी करेक्टरिस्टिक सेलिब्रेशन है। हर बॉलर की जो करेक्टरिस्टिक सेलिब्रेशन है वो उसकी एक डिस्टिंक्ट फॉर्म है, जो उसकी है, किसी और की नहीं है। तो हर स्टेट की कोई ना कोई ऐसी हालत होगी, ऐसी प्रॉपर्टीज होंगी जो उस स्टेट की होंगी, किसी और की नहीं होंगी। तो हम इस काबिल होने चाहिए कि हम वो डिस्टिंक्ट फॉर्म को, डिस्टिंक्ट फॉर्म ऑफ मैटर जो है वो इतनी अच्छी देखें कि हमें कोई भी, जैसे मुझे कोई कहे बड़ी कंप्रेशन हो सकती है, बहुत ज्यादा इस मैटर के अंदर कंप्रेशन हो सकती है, तो फौरन बोलूंगा मैं गैस है। बड़ा थोड़ी कंप्रेशन, बड़ी बड़ी थोड़ी कंप्रेशन ना होने के बराबर है। अगर मुझे कोई बोले, मैं बोलूंगा सॉलिड। तो मुझे डिस्टिंक्ट फॉर्म पहचाननी है और मुझे फिर बताना है कि ये कौन सी स्टेट ऑफ मैटर के बारे में बात कर रहे हैं। आप सब सॉलिड, लिक्विड, गैस की तो आप कर लोगे, वो मसला ही कोई नहीं है। मसला ये है कि अब आपने जो ये मैंने आपको बताया ना, ये जो मैटर की स्टेट्स होती हैं, एग्जॉटिक स्टेट, इनकी पहचान भी करनी है, ताकि अगर ये आए तो आप इनको भी पहचान सकें। ठीक है, तो स्टेट इज अ डिस्टिंक्ट फॉर्म ऑफ मैटर। एग्जाम्पल कुड इंक्लूड, मिसालों में कह रहा है शामिल करना अपने फेमिलैरिटी
यानी आपने बच्चों को फेमिलैरिटी दिलवानी है प्लाज्मा के साथ भी, इंटरमीडिएट स्टेट के साथ भी, ये एग्जॉटिक स्टेट्स क्या होते हैं ये भी, बीईसी क्या होता है बोस आइंस्टाइन कंडेंस्ड स्टेट ये भी, और लिक्विड क्रिस्टल क्या होता है ये भी। ये सब कुछ आपने कह रहा है कि ये नई स्टेट्स ऑफ मैटर जो है ये आपने डिस्कस करनी है। बाय द वे मैं आपके नॉलेज के लिए बता दूं आपको, देयर इज 22 स्टेट्स ऑफ मैटर, 22 स्टेट्स ऑफ मैटर हैं इस दुनिया में इस टाइम। हम उनमें से चंद पढ़ते हैं क्योंकि वो हमारे काम की हैं, बाकी साइंटिस्ट अपने लिए डिस्कस करते हैं उनको, हमारा उनसे कंसर्न नहीं है। वैसे 22 स्टेट्स ऑफ मैटर हैं, तो 3 तो हमने पढ़ ली, लिक्विड, सॉलिड, गैस। आगे चलते हैं जी बेटा। एग्जॉटिक स्टेट ऑफ मैटर क्या होता है? एग्जॉटिक स्टेट ऑफ मैटर क्या होता है? अंडरस्टैंडिंग मैटर अंडर एक्सट्रीम कंडीशन, मादे की ऐसी हालत जो एक्सट्रीम कंडीशन पे पाई जाती है। एक्सट्रीम कंडीशन क्या होती है बताता हूं आपको। ऐसी मादे की हालत जो एक्सट्रीम कंडीशन पे पाई जाती है हम उसको एग्जॉटिक स्टेट ऑफ मैटर कहते हैं। अब एक्सट्रीम कंडीशन होगा या तो बहुत ज्यादा हॉट टेम्परेचर या तो बहुत ज्यादा लो टेम्परेचर, या तो बहुत ज्यादा हॉट टेम्परेचर या तो बहुत ज्यादा लो टेम्परेचर, ये दो एक्सट्रीम हैं। अब ये जो एग्जॉटिक स्टेट ऑफ मैटर होंगी या तो बहुत हॉट टेम्परेचर पे पाई जाएंगी या बहुत लो टेम्परेचर पे पाई जाएंगी। exotic state of matter are less common physical state that exist under extreme conditions such as ultra cold or hot temperature or high energies. Definitely high temperature का मतलब high energies है। These states can be broadly classified into 3 category. exotic state of matter को 3 तरह से हमने डिवाइड किया है। हाई टेम्परेचर स्टेट, लो टेम्परेचर स्टेट, और तीसरी है कंबाइंड स्टेट। तीसरी क्या है? कंबाइंड स्टेट। यहां तक बेटा मैं जनरलाइज कर रहा हूं, बात को दोबारा रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। एग्जॉटिक स्टेट वो है जिसका आपके साथ डेली बेसिस पे इतना ज्यादा ताल्लुक, इंटरेक्शन नहीं होता। ये लेबोरेटरी की हद तक काम आती हैं और लैब में इनके बड़े इस्तेमाल हैं, रिसर्च में इनके बड़े इस्तेमाल हैं। अब आपको क्यों पढ़ाया जा रहा है? ताकि आपको मुस्तकबिल पता हो कि आप जो पढ़ रहे हो वो क्या है और जो पढ़ना है इन फ्यूचर डिटेल में जाके वो कौन सी स्टेट्स ऑफ मैटर है। इन तमाम स्टेट्स ऑफ मैटर को जिनका आपकी डेली लाइफ से कोई ज्यादा लेना देना नहीं है, इसको बोलते हैं एग्जॉटिक स्टेट ऑफ मैटर। एग्जॉटिक स्टेट ऑफ मैटर में आसान लफ्जों में बताया कि ये वो स्टेट ऑफ मैटर है जो एक्सट्रीम कंडीशंस पे एग्जिस्ट करती हैं। अब एक्सट्रीम कंडीशन मैंने बोला 2 तरह की हैं, या बहुत ज्यादा ठंडा टेम्परेचर या बहुत ज्यादा गर्म टेम्परेचर। बहुत ज्यादा ठंडा टेम्परेचर, बहुत ज्यादा गर्म टेम्परेचर, इसको हमने क्या नाम दिया? हाई टेम्परेचर स्टेट, लो टेम्परेचर स्टेट। एक इनके दरमियान में है जिन्हें कंबाइंड स्टेट कहते हैं। सबसे पहले बेटा तफसील हम किसकी पढ़ेंगे? हाई टेम्परेचर स्टेट की तफसील पढ़ेंगे। हाई टेम्परेचर स्टेट की तफसील पढ़ेंगे। These states required extreme temperature, we all know that. इसमें क्या क्या मिसालें आती हैं? शाबाश। प्लाज्मा, क्वार्क ग्लून प्लाज्मा, हॉट डेंस मैटर, डीजेनरेट मैटर, स्ट्रेंज मैटर। जो मैंने आपको बोला ना 22 हालतें होती हैं मादे की, देयर आर 22 स्टेट्स ऑफ मैटर, तो ये वही है। प्लाज्मा, क्वार्क ग्लून प्लाज्मा, हॉट डेंस मैटर, डीजेनरेट मैटर, स्ट्रेंज मैटर। हमने नहीं इनको पढ़ना यहां पर, क्योंकि इनको पढ़ने के लिए बहुत लंबी रिसर्च चाहिए। हमने बस नाम जान लिए, यही हमारे लिए काफी है। हाँ, ये जरूरी है कि मुस्तकबिल में तुम साइंटिस्ट बनोगे, मुस्तकबिल में तुम लैब्स में जाओगे, बड़ी बड़ी लैब्स में जाओगे, तो वहां तुम लोगों को ये पढ़ने को मिलेगा। अभी सिर्फ हमने इनसे वाकफियत हासिल करनी है। सिद्रा खालिद, आपने हाथ खड़ा किया है, क्या सवाल है आपका? सर आपकी आवाज नहीं आ रही। किंगवे स्कूल दोबारा बताएं, तस्वीर में बताएं, हाथ खड़ा करके। आवाज आ रही है? ओके बेटा, आप ना जरा अपने एंड पे चेक करें, सम टाइम आपके एंड पे प्रॉब्लम आ रहा होगा। अबीहा नईम, अबीहा नईम, क्या प्रॉब्लम है आपका?
सर हमारे स्कूल की कुछ बच्चियां कह रही हैं कि हमने अगर मैसेज करना है तो ये चैट नहीं ओपन हो रही। अच्छा बेटा, आप हैंड रेस करें, किसी का अगर कोई क्वेश्चन हो तो वो इट्स ओके, आप हैंड रेस करें, हम उसमें आपका हैंड रेस करके क्वेश्चन लेंगे। अहमद हसन, अहमद हसन। जी अहमद हसन, क्या सवाल है आपका? जी जी अहमद हसन। अल सईद एजुकेशन सिस्टम, रहीम यार खान, अपना माइक अनम्यूट करें। जी सर स्टेट्स ऑफ मैटर की कोई सिमुलेशन की वीडियो है, हम देख सकते हैं? हाँ हाँ, कल मैंने आपको दिखाई तो थी स्टेट ऑफ मैटर पे। मैंने आपको दिखाया ना था, पार्टिकल मूव कर रहे थे और बाद में मैंने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो वो फैल गए। मैं एंड पे दोबारा दिखा दूंगा, अभी हम इसको पहले लेक्चर को पढ़ लें। चलें जी, अभी स्टार्ट करते हैं, मैं बाकी बच्चों के क्वेश्चंस बाद में लूंगा। तो हाई टेम्परेचर स्टेट की बात कर रहा हूं। ऐसी मादे की हालत जो बहुत हाई टेम्परेचर स्टेट पे एग्जिस्ट करते हैं, वो सारी मैंने मेंशन कर दी है। हमने सिर्फ किस पे फोकस करना है? प्लाज्मा पे फोकस कर, ज्यादा नहीं हमने पढ़ना, क्योंकि हमारा एसएलओ है सिर्फ प्लाज्मा को समझाओ। प्लाज्मा क्या होता है? प्लाज्मा इज ऑफन कॉल्ड फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। मादे की ये चौथी हालत होती है। अच्छा जी, अब मैं आपको एक सिमुलेशन दिखाता हूं, वीडियो दिखाता हूं, उसके अंदर आपको जबरदस्त तरीके से चीजों को क्लैरिटी में आप ले आओगे। प्लाज्मा है क्या? ठीक है जी स्टूडेंट्स, तो ठीक है जी, ये भी ये प्रोसेस दिखाने लगा हूं लाइटनिंग का। लाइटनिंग का प्रोसेस, बिजली कैसे कड़कती है, थंडरस्टॉर्म कैसे होता है, उसमें प्लाज्मा कैसे बनता है, और हमें प्लाज्मा कहाँ कहाँ फायदा देता है, कहाँ कहाँ नुकसान देता है, अभी ये सर इस लेक्चर में आपको सारा क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले अभी ये प्ले हो जाता है विद इन अ सेकेंड। स्टूडेंट्स गौर कीजिएगा, आपको आसमान, बादल नजर आ रहे हैं। इन बादलों के अंदर आप देखो थंडरस्टॉर्म हो रहा है, और आपको पता है इस थंडरस्टॉर्म की वजह से साल में तकरीबन 10,000 से लोग ज्यादा मरते भी हैं इससे। ठीक है, और अब ये थंडरस्टॉर्म कैसे होता है? देखो ये जमीन के साथ बिजली आके लग रही है। अब हमें देखना है कि ये बिजली क्यों आ रही है, भाई हमें इसकी मतलब ये इसके पीछे वजह क्या है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स याद रखिएगा, बादल हाउ इट इज फॉर्म्ड, जरा देखें। बादलों के अंदर जाएं तो आपको पता चलेगा, अभी हम बादलों के अंदर जा रहे हैं, तो बादलों के अंदर क्या मौजूद है? बेसिकली वाटर वेपर्स मौजूद होते हैं, कुछ अदर गैसेस मौजूद होती हैं। तो ये वाटर वेपर्स जब आपस में टकराते हैं तो इनमें फ्रिक्शन आती है। फ्रिक्शन, फ्रिक्शन की वजह से इनमें से कोई ऐसे पार्टिकल होते हैं जो इलेक्ट्रॉन देते हैं, कोई इलेक्ट्रॉन लेते हैं। इसकी वजह से लेन देन इलेक्ट्रॉन के करने की वजह से इनके ऊपर चार्ज आ जाता है। देखें आसमान को, जरा फुल स्क्रीन इसको कर दें, अब जरा देखें, जरा आप आसमान पे देखें ना, कहीं पे प्लस चार्ज आ गया और कहीं पे क्या आ गया? नेगेटिव चार्ज आ गया। इसको जरा वीडियो को स्टॉप कर सकते, दोबारा से देखें जरा कि आसमान के अंदर आपको वाटर पार्टिकल्स नजर आ रहे हैं। अब जरा गौर से देखिएगा, इनकी फ्रिक्शन की वजह से आपने देखा इलेक्ट्रॉन का लेन देन हुआ बीच में। दोबारा जरा नोट करें, ये देखें, ये फ्रिक्शन हुई है, देखा इलेक्ट्रॉन गया इसके अंदर। इलेक्ट्रॉन के लेन देन की वजह से, पार्टिकल की आपस में रगड़ की वजह से इनमें इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज होता है, कोई इलेक्ट्रॉन देता है कोई लेता है। इस वजह से पार्टिकल्स पे प्लस भी चार्ज आएगा और माइनस भी चार्ज आएगा। यूं समझो जो एक कंप्लीट क्लाउड है, क्लाउड जो है इसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस आ जाते हैं फ्रिक्शन की वजह से। अब बेटा याद रखें, जो सॉइल होती है, जमीन, सॉइल, इस सॉइल के अंदर भी पार्टिकल्स होते हैं, इस सॉइल के अंदर भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और नेगेटिव चार्ज होता है। आप देखें नीचे, आपको ये जमीन पे वाज़िया तौर पे सॉइल के पार्टिकल, सॉइल के अंदर आपको ये पॉजिटिव नेगेटिव नजर आ रहे हैं। अब जैसे ये पॉजिटिव नेगेटिव नजर आएगा आपको, मोहम्मद आतिर आपने हैंड रेस किया हुआ, क्या क्वेश्चन है बेटा आपका? सदी जो से बादल होते हैं वो क्या धुआं होते हैं? यूं समझ लें, इट्स अ मिक्सचर ऑफ गैस लिक्विड, यानी कि हम एक ये नहीं कह सकते हैं धुआं होते हैं, ये धुआं गैस, इसमें लिक्विड भी होता है थोड़ा बहुत, इसमें सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं थोड़ा बहुत। इट इज अ मिक्सचर ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, इट्स नॉट अ प्योर गैस, इस तरह नहीं कहना आपने। अच्छा आगे चलते हैं। अब जरा देखिए बेटा, जमीन के अंदर भी क्या होगा? एक तब्दीली आएगी।
देखिए जमीन के अंदर नेगेटिव आयंस नीचे चले गए हैं और प्लस आयंस ऊपर आ गए हैं। क्यों? क्योंकि बादल इस तरह से इकट्ठे होते हैं कि उनके नीचे वाले हिस्से पे नेगेटिव चार्ज इकट्ठा हो गया है और ऊपर वाले हिस्से पे पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हो गया है। अब जमीन की तह के अंदर आप देखो अपर लेयर में सारे का सारा पॉजिटिव चार्ज आ गया। गौर करो जमीन के अंदर। अब पॉजिटिव चार्ज जमीन का बादलों में से नेगेटिव चार्ज को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा, और जैसे ये चार्ज अट्रैक्ट करेगा तो ये बिजली बन के गिरेगा इस तरह से। क्या ये देखिए, ओके। अब ये जो नेगेटिव चार्ज की स्ट्रीम आई जमीन पर, ये बिजली की तरह आएगी, बिजली की तरह आएगी। अब इस पूरे दुरानिये में हुआ क्या होगा, बात को बड़े ही ध्यान से समझिएगा। तो स्लाइड पे जरा देखिए। जी स्टूडेंट्स, अब जरा बात को ध्यान से समझिएगा। जब ये बिजली एयर जब ये थंडरस्टॉर्म आएगा ऊपर से, और थंडरस्टॉर्म जब एयर में से गुजरेगा, हवा में से गुजरेगा, तो हवा में मौजूद एयर पार्टिकल्स आयोनाइज हो जाएंगे। एयर पार्टिकल आयोनाइज हो जाएंगे। एयर पार्टिकल्स के आयोनाइज होने का क्या मतलब है, अब मैं आपको आगे दिखाता हूं। ये देखें बेटा, मान लीजिए ये एयर पार्टिकल्स हैं। एयर पार्टिकल्स का मतलब एयर में जो मॉलिक्यूल्स हैं, एयर के अंदर जो एटम्स हैं। जैसे ही बेटा बिजली आसमान से ज़मीन पे आएगी तो रास्ते में जो हवा है, हवा में मौजूद एटम्स, हवा में मौजूद मॉलिक्यूल्स, उसमें होगा क्या, जैसे उसमें से बिजली गुजरेगी तो उनके एटम्स और मॉलिक्यूल्स के इलेक्ट्रॉन से टकराएगी, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स वाइब्रेट करना शुरू कर देंगे, वाइब्रेट करना शुरू कर देंगे, और ये वाइब्रेशन मजबूर करेगी इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकलने में। इलेक्ट्रॉन्स जैसे ही बाहर निकल जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स जैसे ही बाहर निकल जाएंगे तो हवा में मौजूद मॉलिक्यूल्स पर क्या चार्ज आ जाएगा बेटा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। यूं समझ लो कि बादलों से जो बिजली गिरी उसने रास्ते में एयर को क्या कर दिया? आयोनाइज कर दिया। अब ये जो एयर आयोनाइज हुई है, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स भी मौजूद हैं, जिसके अंदर पॉजिटिव आयंस भी मौजूद हैं, जिनके अंदर ऐसे एटम्स भी मौजूद हैं जिनकी सेहत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, जो जैसे थे वैसे के वैसे रहेंगे। ये जो मजमुआ है, इस मजमुए का नाम बेटा क्या है? शाबाश, प्लाज्मा। इस मजमुए का नाम क्या है? प्लाज्मा, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स भी पाए जाएंगे, पॉजिटिव आयंस भी पाए जाएंगे, और क्या पाए जाएंगे? एटम्स भी पाए जाएंगे। पहले तो मुझे बताएं, यहां तक अगर बात क्लियर है तो मैं आगे जाऊंगा, आगे समझ नहीं आनी फिर। जी हरम काशिफ, आपने हैंड रेस किया है, क्या क्वेश्चन है आपका? सर आयोनाइजेशन क्या होती है? वेरी गुड क्वेश्चन। देखा ना, छोटी छोटी बातों को क्लियर करो। आयोनाइजेशन, आयंस में तब्दील होना। मैं आपको एक मिसाल देता हूं, बड़ी आराम से समझ आ जाएगी आपको। मैं खड़ा हूं, सड़क पे खड़ा हूं, मेरी जेब में मेरा वॉलेट है, पर्स है, इसमें मेरे पैसे हैं, और मैंने इसको हाथ में से पकड़ा हुआ है। अचानक यहां से चोर आता है और मेरा पर्स लेके भाग जाता है। अब जब वो मेरा पर्स लेके भाग गया तो भाई मेरे तो पैसे ज़ाया। जब मेरे पैसे ज़ाया हो गए तो मेरे अंदर पैसों की कमी आ गई। इसी तरह एटम खड़े थे, ऊपर से क्या आई? बिजली आई। बिजली ने सीधा इलेक्ट्रॉन्स पे हमला किया जो एटम के अंदर थे, और इलेक्ट्रॉन, बिजली ने जैसे ही एटम पे हमला किया तो एटम में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स जो थे वो निकल गए, जिसकी वजह से एटम के ऊपर क्या चार्ज आ गया? पॉजिटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लूज करने पे क्या चार्ज आता है? पॉजिटिव। अब ये मेरी क्या हो गई? आयोनाइजेशन। मैं किस में चेंज हो गया? आयंस में चेंज हो गया। तो व्हेन एन एटम लूज इलेक्ट्रॉन और समहाउ टू गेन इलेक्ट्रॉन, गेन करने में माइनस आता है, यहां इलेक्ट्रॉन गेन नहीं हो रहा, यहां इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है। तो लूज होने की वजह से कौन से चार्जेस बन रहे हैं? पॉजिटिव चार्जेस बन रहे हैं। ठीक है, तो प्लाज्मा किसका मिक्सचर है? पॉजिटिव चार्जेस का, इलेक्ट्रॉन्स का। अब जाहिर सी बात है कि थंडरस्टॉर्म की जो बिजली है कुछ एटम्स पे नहीं पड़ी होगी, वो जैसे थे वैसे के वैसे ही रहे होंगे। ये जो मिक्सचर सा बना है, जिसमें न्यूट्रल एटम भी हैं, पॉजिटिव पार्टिकल भी हैं, इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, इस मिक्सचर का नाम है प्लाज्मा। क्या ये आपको क्लियर हो गया? ओके। शीज़ा भट्टी जी बेटा, आपका क्या सवाल है? मरियम, इसके बाद मैं आपको
आपका माइक अनम्यूट कर जी। सर जो जो आपने एयर वाला प्रोसेस समझाया है कि एयर से ये इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, तो अगर एयर से एयर से इलेक्ट्रॉन गेन ना करें तो क्या होगा? नहीं, दोबारा पूछो, क्या पूछा आपने? किसदा दोबारा पूछें। जो ये आपने बताया जो आपने बताया है कि दोबारा ये एयर से वो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, तो अगर ये इलेक्ट्रॉन गेन ना करें तो क्या होगा? बेटा मुझे एक तो आपके ना क्वेश्चन की समझ नहीं आई। मैं थोड़ी देर बाद दोबारा आपका सवाल लेता हूँ। अल सईद, पहले मरियम, मरियम आपने हैंड रेस किया, क्या क्वेश्चन है आपका? पहले सारे सवाल ले लूँ मैं। सर ये कि आपने जो समझाया प्रोसेस पीछे, उसके पार्ट लास्ट से समझने जब प्लाज्मा आपने कहा ये प्लाज्मा मिक्सचर बनेगा, तो वहां से कंप्लीट समझ नहीं आई। अच्छा, मैं रिपीट कर देता हूँ सारा। अल सईद एजुकेशन सिस्टम, आप बताइए। अल सईद एजुकेशन सिस्टम, रहीम यार खान आपने हैंड रेस की है, पूछें। सर क्या हम डेली लाइफ में प्लाज्मा को देख सकते हैं? ये देखते हैं, मेरे कमरे में इस टाइम लगा हुआ है, ये ट्यूबलाइट के अंदर प्लाज्मा ही है। अभी मैं आहिस्ता आहिस्ता इस चीज पे आ रहा हूं, पहले आप इस चीज को समझ लें। चलें जी, मैं सारा यहां से लेकर, जी जी एक्सक्यूज मी सर, जी किस जी। फॉर्म में देख सकते हैं प्लाज्मा को? आप प्लाज्मा को किस फॉर्म में देख सकते हैं? प्लाज्मा इज द रेडिएंट फॉर्म ऑफ मैटर। कायनात की दुनिया में नहीं मैं कह रहा, कायनात की हर वो चीज जो रोशन है वो प्लाज्मा है। सितारे प्लाज्मा है, सूरज प्लाज्मा है, मेरे कमरे में लगी हुई ट्यूबलाइट रोशनी दे रही है, ये भी प्लाज्मा है, बट ये मैंने बनाया है। मैंने बनाने का मतलब मैन मेड है, समझ गए आप? तो प्लाज्मा की इसकी कसरत है, यूं समझ लो। यूनिवर्स का 99, यूनिवर्स बोल रहा हूं मैं, दुनिया नहीं बोल रहा, यूनिवर्स का 99% पार्ट जो हमें रोशन नजर आता है, वो सारे का सारा क्या है? प्लाज्मा है। हाँ, एक्सक्यूज मी सर, जी जी। सन और मून को, सन और मून। मून तो मैंने कहा ही नहीं, मैंने सन कहा है। मून इज नॉट अ प्लाज्मा, मून की कोई लाइट नहीं होती। जी जी, ओके। मैं रिपीट कर रहा हूं जी सारा, यहां तक जरा समझ लें। मैं सिमुलेशन भी एक दफा दोबारा दिखा रहा हूं, सिमुलेशन दिखाएं जरा। ये देख लें जी दोबारा सारी, एक दफा सारी ध्यान से देखें। बादल है, थंडरस्टॉर्म क्यों होता है, क्या वजह है, ऐसी क्या रीजन है कि बिजली आसमानों से जमीन तक आती है और उस बिजली के आने से रोशनी भी आती है। तो सबसे पहले इसकी वजह समझनी है कि बादलों के अंदर क्या पाए जाते हैं। बादलों के अंदर वाटर वेपर्स पाए जाते हैं, डिफरेंट तरह की गैसेस पाई जाती हैं, और वो गैसेस आपस में जब फ्रिक्शन करेंगी तो फ्रिक्शन करने की वजह से उनके ऊपर चार्ज आ जाएगा। अब देखें, बादलों के अंदर जैसे ही इनकी फ्रिक्शन होगी तो इनके फ्रिक्शन की वजह से इनमें चार्ज आ जाएगा। यूं समझ लो कि बादल जो है वो एक चार्ज्ड बॉडी है जिसके अंदर पॉजिटिव चार्ज भी आएगा और नेगेटिव चार्ज भी आएगा। देखो ये फ्रिक्शन हो रही है इनके अंदर, और इन बादलों के ऊपर देखो, ऊपर वाली सतह पे पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा होगा, नीचे वाली सतह पे नेगेटिव चार्ज। अब जमीन के अंदर भी चार्जेस होते हैं, तो जमीन के सारे नेगेटिव चार्ज नीचे चले जाएंगे, पॉजिटिव ऊपर आ जाएंगे। इस तरह से बादलों से एक स्ट्रीम आएगी चार्जेस की। अब यहां पर मैं वीडियो को स्टॉप करना चाहूंगा, जरा बात को समझिएगा। यहां पर ये देखें, जमीन पे पॉजिटिव चार्ज, आसमान पे नेगेटिव चार्ज। जमीन में पॉजिटिव चार्जेस अपर लेयर में है, जमीन के अंदर नेगेटिव चार्जेस की कमी है। तो नेगेटिव चार्जेस डेफिनेटली आसमान से फ्लो करते हुए कहां आएंगे? नीचे आएंगे, बिजली की शक्ल में। अब जब ये बिजली हवा में से गुजरेगी, रास्ते में हवा है, एयर में से गुजरेगी, तो एयर में मौजूद एयर पार्टिकल्स को क्या करेगी? आयोनाइज करेगी। कैसे आयोनाइज करेगी वो मैंने आपको स्लाइड पे दिखाया। ये देखो, ये एयर पार्टिकल्स हैं, जैसे ही बिजली इनमें से गुजरेगी तो इनके इलेक्ट्रॉन्स नॉकआउट हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ जाएंगे, इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब ये एयर के अंदर क्या क्रिएट हो गया? प्लाज्मा। यहां तक समझा दिया, रिपीट भी कर दिया। अब आगे, प्लाज्मा रोशनी कैसे पैदा करता है, प्लाज्मा रोशनी कैसे देता है, वो मैं आपको सिखाने लगा हूं। देखें, ये देखें, थंडरस्टॉर्म हो रहा है, ठीक है सर, थंडरस्टॉर्म हो रहा है, लेकिन इस थंडरस्टॉर्म के अंदर से जो इतनी तेज लाइट आ रही है, रोशनी आ रही है, ये कहां से आ रही है? हमने तो कोई बल्ब नहीं लगाया आसमान के अंदर,
कि बिजली के कड़कने से, थंडरस्टॉर्म के होने से ये रोशनी कहाँ से आ रही है। अब इसके लिए मैं आपको एक और सिमुलेशन दिखाना चाहूँगा, बल्कि ये सिमुलेशन दिखा दिए, ठीक है, वो वापस आ जाए, वापस आ जाए। ये देखें, ये होता है प्लाज्मा के अंदर। ये क्या हो रहा है, बात को बड़े ही ध्यान से समझना स्टूडेंट्स। ये आपने 3rd चैप्टर में डिटेल से पढ़ना भी है। देखिए सेंटर में न्यूक्लियस है, उस न्यूक्लियस के ऊपर क्या चार्ज होता है बेटा, पॉजिटिव। एटम का स्ट्रक्चर आपने पढ़ा हुआ है। ये बाहर शेल होता है, शेल में क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रॉन। ये बाहर एक और शेल है, उस शेल में क्या है, इलेक्ट्रॉन। हुआ क्या, ये जो बाहर वाले शेल में इलेक्ट्रॉन था ये निकल चुका है। इसके निकल जाने पर, शाबाश स्टूडेंट्स समझिएगा, इसके निकल जाने पर, बाहर वाले शेल में जो इलेक्ट्रॉन था उसके निकल जाने पर ऊपर वाले शेल में क्या पैदा हो गई, वैकेंसी। सर ये वैकेंसी क्या होता है, वैकेंसी बोलते हैं खाली जगह को। जैसे आपकी आगे वाली चेयर से बच्चा उठ के चला जाए तो आप पीछे बैठे हैं, आपका दिल करेगा मैं पीछे से उठ के आगे आ जाऊं, तो आगे वाली चेयर में क्या पैदा हो गई, वैकेंसी पैदा हो गई। अब ये जो वैकेंसी पैदा हुई है, इस वैकेंसी का फायदा उठा, अच्छा वैकेंसी पैदा किसने की, बिजली जो गुजरी, थंडरस्टॉर्म जो हुआ, करंट जो पास हुआ, उसने इलेक्ट्रॉन्स को नॉकआउट किया। बार बार बता रहा हूं आपको, उस इलेक्ट्रॉन के नॉकआउट होने से यहां पर वैकेंसी पैदा हो गई। अब नीचे वाला इलेक्ट्रॉन चाहता है मैं ऊपर जाऊं, नीचे वाले इलेक्ट्रॉन को ऊपर जाने के लिए क्या रिक्वायर्ड है, एनर्जी रिक्वायर्ड है। तो नीचे वाला इलेक्ट्रॉन ऊपर जाने के लिए बादलों में से, एटमॉस्फेयर में से क्या एब्जॉर्ब करेगा बेटा, एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। जैसे आप सीढ़ियां ऊपर चढ़ते हैं तो सीढ़ियां ऊपर चढ़ने के लिए आप सब ताकत का इस्तेमाल करते हैं, एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं, लेकिन जब ऊपर से नीचे आते हैं तो उसी एनर्जी को क्या करते हैं बेटा, रिलीज करते हैं। अब यही इलेक्ट्रॉन जब ऊपर वाले शेल से नीचे गिरेगा तो बेटा क्या रिलीज करेगा, एनर्जी रिलीज करेगा इन द फॉर्म ऑफ लाइट। आसान लफ्जों में बताऊं तो इलेक्ट्रॉन का नीचे वाले शेल से ऊपर वाले शेल में जाने के लिए क्या एब्जॉर्ब होती है, एनर्जी। और वही इलेक्ट्रॉन जब ऊपर से नीचे गिरेगा तो एनर्जी को क्या करेगा, रिलीज करेगा इन द फॉर्म ऑफ लाइट। शाबाश, बताओ प्लाज्मा मिक्सचर है किनका, प्लाज्मा मिक्सचर है किनका, पॉजिटिव पार्टिकल्स का। इलेक्ट्रॉन्स भी घूम रहे हैं, अब वो पॉजिटिव पार्टिकल्स में अपर शेल में क्या पैदा हो गई है, वैकेंसीज। इलेक्ट्रॉन्स उन वैकेंसीज में ट्रांजिशंस करेंगे, ऊपर नीचे जाएंगे, बार बार ऊपर नीचे जाएंगे, जाते जाएंगे। 1 सेकंड में 2 करोड़ दफा, 1 सेकंड में 2 करोड़ से भी ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स की जंपिंग होती है। और इस कंटिन्यूस जंपिंग की वजह से मुसलसल एनर्जी एब्जॉर्ब होगी और मुसलसल एनर्जी रिलीज होगी। वो रिलीज होने वाली एनर्जी रोशनी की शक्ल में हम तक पहुंचेगी। तो साबित हुआ जहां जहां दुनिया में प्लाज्मा है, जहां जहां कायनात में प्लाज्मा बनेगा, वहां वहां रोशनी पैदा होगी। और इसलिए प्लाज्मा को रेडिएंट फॉर्म ऑफ मैटर भी कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा प्लाज्मा को, रेडिएंट फॉर्म ऑफ मैटर, मादे की चमकती हुई हालत, रेडिएंट फॉर्म ऑफ मैटर। उम्मीद करता हूं बेटा आज के लेक्चर में मैंने प्लाज्मा की मुकम्मल पहचान करवा दी है। जाते जाते कुछ सवाल करूंगा, आपके भी सवाल लेता हूं। अभी ये कमरे में जो ट्यूबलाइट लगी है इसमें प्लाज्मा कैसे है, ट्यूबलाइट के अंदर टर्मिनल्स लगे होते हैं, उन टर्मिनल्स को आपने बैटरी के साथ कनेक्ट किया होता है, यानी करंट अप्लाई करते हो। इस ट्यूब के अंदर शाबाश क्या मौजूद है, गैस। जैसे ही इस ट्यूबलाइट के अंदर से करंट भागता है, करंट गुजरता है इस ट्यूबलाइट के अंदर से, करंट मूव करता है, जैसे ही करंट मूव करता है तो गैस बेचारे में से जब करंट मूव करेगा तो बताओ, अभी मैं बता के आया हूं कि गैस में से जब करंट मूव करेगा तो गैस क्या हो जाएगी, आयोनाइज। और जब गैस आयोनाइज होगी तो गैस के ऊपर क्या चार्ज आएगा, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव। जब गैस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो इलेक्ट्रॉन का डांस शुरू हो जाएगा। क्या होता है इलेक्ट्रॉन का डांस, यही तो होता है, नीचे वाले शेल से ऊपर, ऊपर वाले शेल से नीचे, नीचे वाले शेल से ऊपर, ऊपर वाले शेल से नीचे, नीचे वाले शेल से ऊपर, ऊपर वाले शेल से वापस नीचे, नीचे वाले शेल से ऊपर, ऊपर वाले शेल से नीचे। नीचे से ऊपर जाते वक्त एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, ऊपर से नीचे गिरेगा तो एनर्जी क्या करेगा, रिलीज करेगा।
कि रिलीज होने वाली एनर्जी किसकी शक्ल में रिलीज होगी? लाइट। 1 सेकंड में 2 करोड़ से ज्यादा ये काम होगा, यानी ये इलेक्ट्रॉन का ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे 1 सेकंड में 2 करोड़ से भी ज्यादा ये प्रोसेस होता है। इतनी ज्यादा स्पीड से ये प्रोसेस होता है, तो मुसलसल प्लाज्मा फिर क्या इरेडिएट करेगा? लाइट। और उस लाइट का फायदा कौन उठाएगा? हम उठाएंगे। चमन आइसक्रीम, कहीं पे भी आप जाओ, क्लिनिक्स, मेडिसिन्स, बड़े बड़े बिलबोर्ड्स लगे होते हैं, वो सारे के सारे ट्यूबलाइट से चलते हैं, और ट्यूबलाइट में क्या मौजूद है? प्लाज्मा। कायनात का 99% जो आपको रोशन नजर आ रहा है, सारे का सारा क्या है? प्लाज्मा। अर्थ पे भी जो चीजें रोशन आपको नजर आती हैं, वो मैन मेड प्लाज्मा से बनी हुई। आई होप कि प्लाज्मा की पहचान आपको क्लियर है। कुछ सवाल हैं। कामरान पब्लिक स्कूल, सबसे पहले आपने हैंड रेस किया है, आप क्वेश्चन करें, फिर अपने लेक्चर को हमने वाइंड अप भी करना है जी। सर प्लाज्मा में मौजूद होते हैं। दोबारा पूछो, थोड़ा स्लो और तेज बोलो, मतलब ऊंचा बोलो। प्लाज्मा में एनाइन मौजूद होते हैं। प्लाज्मा क्या बोला आपने? प्लाज्मा में नेगेटिव आयन मौजूद होते हैं। हाँ नहीं, प्लाज्मा में नेगेटिव आयंस इलेक्ट्रॉन्स है ना, आसपास जो इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं, बिल्कुल मौजूद होते हैं। प्लाज्मा इज अ मिक्सचर ऑफ पॉजिटिव पार्टिकल, नेगेटिव पार्टिकल एंड न्यूट्रल पार्टिकल्स। ठीक है। अब अबीरा नदीम, सर ये प्लाज्मा की डेंसिटी क्या होगी? बहुत बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। प्लाज्मा की डेंसिटी क्या होगी? इट इज लाइक अ गैस। गैस के मुताबिक इसकी डेंसिटी हम मेजर करते हैं। इट्स लाइक अ क्लोज टू गैस। लिक्विड से डेंसिटी कम होगी और गैस जैसी इसकी डेंसिटी होगी। जबरदस्त क्वेश्चन किया आपने। फिजा भट्टी, आपका क्या क्वेश्चन है? सर जी ये जो स्मोक होती है इसके अंदर भी कोई आयॉन्स होते हैं? हाँ बिल्कुल होते हैं, स्मोक के अंदर भी आयंस होते हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन वो आयंस याद रखें, आयंस एटम की कोई स्टेबल फॉर्म नहीं होती। जहां पे भी आयंस बनते हैं वो कोशिश करते हैं उनको जल्दी से जल्दी इलेक्ट्रॉन वापस मिले ताकि वो स्टेबल हो सकें। अच्छा, एक बात मैं भूल गया, मैं उसको मैं भूल ना जाऊं, मैं दोबारा बता दूं। जरूरी नहीं कि प्लाज्मा बनाने के लिए बिजली ही गुजारें। सूरज में कौन सी बिजली है? सूरज में तो कोई बिजली नहीं है, तो फिर सूरज में प्लाज्मा कहां से बना? याद रखिए, इन इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालना है। बेसिकली प्लाज्मा बनाने के लिए जरूरी क्या था, जरा गौर करो। सर ये अरेज हो सकता? अच्छा जी, सिर्फ लिखा हुआ है इसके ऊपर, ठीक है। अच्छा जी, ये एक बात बता दूं आपको, हम ये इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकलवाना चाहते हैं ताकि प्लाज्मा बने। इसके लिए हमने एक इस्तेमाल किया सोर्स करंट। करंट नहीं दे सकते तो फिर क्या प्रोवाइड करो? हीट। हीट से क्या होगा? इन इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट बढ़ जाएगी। देखो ये मूवमेंट बढ़ गई इलेक्ट्रॉन्स की, और इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट बढ़ने के बाद भी इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल सकते हैं। तो साबित हुआ कि किसी भी गैस को अगर आप 20 लाख डिग्री, 20 लाख डिग्री, 40 लाख डिग्री, 30 लाख डिग्री इतना गर्म करें तो उसके इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल आएंगे, और इलेक्ट्रॉन्स के बाहर निकलने पर क्या चार्जेस आ जाएंगे? पॉजिटिव। तो भी क्या बनेगा? प्लाज्मा। अब दुनिया में तो हम 20 लाख डिग्री, 30 लाख डिग्री इतना टेम्परेचर तो नहीं दे सकते। तो ये जो 20 लाख 30 लाख वाली कहानी है, ये सूरज के अंदर हो रही है। सूरज के अंदर प्लाज्मा बनाने के लिए हीट का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये आपको पता होना चाहिए कि प्लाज्मा करंट गुजार के भी बना सकते हैं और हीट करके भी बना सकते हैं। अच्छा जी, मरियम आपका क्या क्वेश्चन है? लिटिल स्टार वालों का पहला क्वेश्चन लेते हैं जी। बस 2 मिनट है हमारे पास, बायो का लेक्चर स्टार्ट होने वाला है। लिटिल स्टार स्कूल, क्या क्वेश्चन है आपका? बेटा काइंडली आप माइक के पास आइएगा, मुझे ना आपकी आवाज नहीं आ रही, दोबारा पूछें। सॉरी बेटा, मुझे आपका बिल्कुल भी क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा। दोबारा बोलें आप जरा। सॉरी बेटा, मुझे आपका
इनका क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा। आप मुझे ना व्हाट्सएप पे अपना सवाल भेजिएगा अपने अपने टीचर को कि मुझे व्हाट्सएप पे क्वेश्चन करें, मैं आपका उसका आंसर वहां कर देता हूँ ग्रुप में। अच्छा, राहम मरियम, आपका क्या क्वेश्चन है? 2 सवाल लगे। रहमा मरियम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर जैसे आपने बताया कि जो फॉग है, सॉरी स्मॉग है, ये प्लाज्मा से मिलके बनती नहीं, है। मैंने आपको स्मोक का नहीं बोला प्लाज्मा से मिलकर बनती है, ये आपने खुद बोला है। मैंने पूरे लेक्चर में नहीं बोला कि स्मोक प्लाज्मा से मिलकर बनती है। इलेक्ट्रॉन्स का शायद आपने कुछ कहा था। नहीं, तो स्मॉग आइंस का मैंने स्मोक बोला था। बनती स्मोक कैसे में है? आइंस होते हैं, लेकिन वो आइंस ये वाले होते हैं Na, उसमें फर्ज करो यहां लिखता हूं, स्मोक में आइंस कौन से हो सकते हैं? मान लीजिएगा स्मोक में कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, तो कार्बन डाइऑक्साइड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, ये वाले आइंस होते हैं उसके अंदर। और ये वो आइंस, वो प्लाज्मा वाले आइंस नहीं है, ठीक है, ये और तरह के आइंस होते सर हैं। मैंने ये पूछना था कि स्मोक बनती कैसे है और ये गर्मियों में जाती कहाँ है? बेटा मैंने इस जवाब क्यों का नहीं होती इस गर्मियों में? सवाल का पहले भी, हाँ, इसको आप चैट जीपीटी से पूछें, मैं आपको क्विकली बता देता हूं। सर्दियों में टेम्परेचर कम होता है और कम टेम्परेचर की वजह से हवा में जो वाटर वेपर्स हैं वो नीचे आ जाते हैं। गर्मियों में टेम्परेचर ज्यादा होता है, वही वाटर वेपर, उनके पार्टिकल दूर दूर होते हैं और गर्मियों में वाटर वेपर्स ऊपर चले जाते हैं, सर्दियों में वही वाटर वेपर्स नीचे आ जाते हैं। ये जो वाटर वेपर्स हैं ये फोग है, फोग। इस फोग में धुआं शामिल हो जाता है तो स्मोग। अब वाटर वेपर्स नीचे कब आते हैं? सर्दियों में, और ऊपर कब जाते हैं? गर्मियों में। इसलिए गर्मियों में ना फोग है ना स्मोग है, सर्दियों में फोग भी है और उसमें फिर स्मोग भी है। नहीं। ठीक है जी, ओके। बाकी बच्चे मुझे सवाल व्हाट्सएप में भेज दें, मैं उनके जवाब व्हाट्सएप में रिप्लाई कर दूंगा। आपका बायोलॉजी का लेक्चर स्टार्ट है। टेक केयर, अल्लाह हाफिज, थैंक यू। कल हम बाकी स्टेट्स ऑफ मैटर